हेलो दोस्तों। तो हम लक्ष्य बुक फर्स्ट ग्रेड पढ़ रहे थे, जिसमें हम वही टॉपिक पढ़ रहे हैं जो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में दिए हुए हैं। हमने ये गुप्त काल शुरू कर रखा था और गुप्त काल का लास्ट टॉपिक हमारा है आज, और उसके बाद में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं विज्ञान और तकनीकी। विज्ञान और तकनीकी में हम कुछ एक विद्वानों के जो है वो बारे में जानेंगे, जो विशेष रूप से गुप्त काल में इन्होंने सहयोग दिया है। जैसे आर्यभट्ट हो गए, वराहमिहिर हो गए, ठीक है, ब्रह्मगुप्त हो गए, वाग्भट हो गए, सुश्रुत हो गए, चरक हो गए। तो हम पहले इनकी चित्र देखते हैं ताकि हमें याद करने में थोड़ी आसानी हो जाए। ये है वराहमिहिर, ठीक है ना। वराहमिहिर जो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। वराहमिहिर फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिषी, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमर यानी खगोल विज्ञानी, इनके बारे में हम बात करेंगे। आगे हम देखें, ये है आर्यभट्ट। इन्होंने प्रसिद्ध आर्यभट्टियम खगोल शास्त्र का जो ग्रंथ लिखा, इन्होंने बताया कि पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इन्होंने सूर्य सिद्धांत दिया, और आगे हम इनकी और बातें करते हैं। ये हैं ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, ब्रह्म सिद्धांत दिया। इनकी भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। यह है सुश्रुत संहिता, जो महर्षि सुश्रुत ने लिखी थी। ये शल्य चिकित्सक थे। ये यहाँ पे फोटो में सर्जरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये हैं महर्षि वाग्भट, और इनके गुरु हैं महर्षि चरक, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। महर्षि वाग्भट के बारे में, जिन्होंने अष्टांग हृदय जो सिद्धांत दिया था। ये है वाग्भट की पुस्तक अष्टांग हृदय। ये हैं नागार्जुन, रसायन विज्ञान और सुपर धातु शोधन के जादूगर, जिन्होंने रसायन विज्ञान के बारे में जानकारी दी थी। अब इन सभी का हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। गुप्त काल में गुप्त काल में विज्ञान ने बहुत उन्नति की। इस क्षेत्र में सबसे अधिक प्रगति गणित और ज्योतिष विद्या में हुई थी, क्योंकि गणित और ज्योतिष विद्या में काम करने वाले विद्वान इस युग में थे ज्यादा। ठीक है, पेशावर पांडुलिपि में अंकगणित और रेखागणित पर आधारित संख्याओं के योग की पद्धति का वर्णन है। वर्गमूल भिन्न भी गुप्त युग में ही प्रचलित हो गए थे। जो भी हम वर्गमूल और भिन्न पढ़ते हैं, वो गुप्त युग में ही आ गए थे। ठीक है, 380 में सूर्य चंद्र ग्रहण के नियम पोलिश सिद्धांत में बताए गए। यानी जो पोलिश सिद्धांत था, उसमें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का जिक्र है, वो 380 में ही हो गया था। 380 ईस्वी में ही हो गया था। आगे हम बात करते हैं महान व्यक्तित्व है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रमुख वैज्ञानिक, गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में कुसुमपुर पटना में हुआ था। यानी आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? पटना की कुसुमपुर में हुआ था। इन्हें भारत का पहला ऐतिहासिक खगोल शास्त्री कहा जाता है, यानी प्रथम खगोल शास्त्री थे ये। ठीक है, उन्होंने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी दूरी पर घूमती है। पृथ्वी गोल है और अपनी दूरी पर जो घूमती है, ये बात बताने वाले कौन थे? सबसे पहले आर्यभट्ट थे। ठीक है, और इस वजह से ग्रहण लगता है, और वजह भी यही बताई थी कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही ग्रहण की वजह है। इनके द्वारा लिखित जो आर्यभट्टियम ग्रंथ है, खगोल शास्त्र का ग्रंथ है, इस ग्रंथ में आर्यभट्ट स्वयं कहते हैं कि मैंने खगोल शास्त्रीय सिद्धांतों के सहारे समुद्र में गोता लगाया और सत्य ज्ञान से डूबे रत्न को अपनी बौद्धिकता की नाव में उबारा। ठीक है, ये बताते हैं, आर्यभट्टियम ग्रंथ में लिखते हैं कि मैंने सिर्फ खगोल शास्त्र के सिद्धांतों के आधार पे ज्ञान को खोजना शुरू किया और मैंने सत्य को प्राप्त किया। यानी अनेक सिद्धांत निकाल के दिए। आर्यभट्ट को बीजगणित का जनक कहते हैं। आर्यभट्टियम ग्रंथ अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित के अनेक सिद्धांत प्रतिपादित करता है। आर्यभट्ट के शून्य सिद्धांत और दशमलव प्रणाली का विकास किया था। यानी इन्होंने शून्य सिद्धांत भी दिया और इन्होंने दशमलव सिद्धांत भी दिया। पृथ्वी भी गोल होती है, दशमलव भी गोल मान लेते हैं हम, और शून्य भी क्या होता है? गोल। यानी गोल चीजें सभी किसने दी? फिर आर्यभट्ट ने दी। आर्यभट्टियम में कुल 121 श्लोक हैं, जो 4 खंडों में विभाजित हैं। यानी 121 श्लोक जो कितने खंडों में विभाजित हैं? 4 खंडों में विभाजित हैं। कौन से? 10 गीतिका पाद, गणित पाद, काल क्रियापाद और गोलपाद। अब हम इन 4 खंडों को याद करें तो 10 गीतिका, गणित, काल क्रिया और गोलपाद। हम याद करेंगे कि गणित सबकी क्या होती है? गोल होती है। गणित लगभग लोगों की क्या होती है? गोल होती है। आर्ट वालों की तो, हमारी तो होती है। तो गणित क्या हो गई? गोल हो गई। अब गणित को हम पढ़ने के लिए क्या करें? फर्स्ट ग्रेड में तो पढ़नी पड़ेगी। तो गणित के लिए हम क्या करेंगे? 10-10 क्रियाएं करेंगे। 10-10 क्या करेंगे? क्रियाएं करेंगे। 10-10 बार उसको समझेंगे। ठीक है,
फिर वो जाके समझ में आएगी। तो यही आर्यभट्टियम सिद्धांत की बात है। तो आर्यभट्टियम के 4 खंड हैं, यानी गणित, गोल, दश और क्रिया, ठीक है? तो दश गीतिका हो गई, गणित पाद हो गई और काल क्रिया और गोल पाद, ठीक है? यानी गणित गोल हो गई तो हमने क्या की 10-10 बार काल क्रिया करी याद करने के लिए। फिर हम आगे बात करते हैं, इन्होंने खगोल शास्त्र की सुप्रसिद्ध रचना सूर्य सिद्धांत को संशोधित परिष्कृत किया। यानी आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत भी परिष्कृत किया। सूर्य सिद्धांत द्वारा ग्रहण के कारणों और विभिन्न नक्षत्रों की गति की गणना की गई। यानी जो ग्रहण लगता है उनके बारे में हमें जानकारी दी गई। पहले तो आर्यभट्ट ने ये बताया कि जो पृथ्वी की गोलाई है और उनकी दूरी पर घूमने के कारण जो ग्रहण लगता है, फिर उसके बारे में इसने विस्तृत चर्चा भी करी और सूर्य सिद्धांत भी दिया। उन्होंने ये खोज की कि सूर्य व चंद्र ग्रहण चंद्रमा में पृथ्वी की छाया की परिणाम है। ठीक है, इन्होंने सूर्य ग्रहण को और चंद्र ग्रहण को बताया कि जो चंद्रमा और पृथ्वी की छाया है, उसी के परिणाम स्वरूप ग्रहण लगता है। आर्यभट्ट ने वर्ष की लंबाई 365 दिनों की और सर्वप्रथम पाई का सही आसन जो मान है वो 3.141 बताया था। यानी पाई का मान भी आर्यभट्ट ने बताया था। वर्ष की लंबाई भी 365 दिन बताई थी। सूर्य सिद्धांत भी दिया था। चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण का कारण भी बताया। पृथ्वी गोल है, दूरी पर घूमती है, ये बात भी इन्होंने बताई। दशमलव और जो शून्य है उसके बारे में भी आर्यभट्ट ने बताया। तो आर्यभट्ट का बहुत ज्यादा योगदान रहता है गणित में। आर्यभट्ट ने बेलिनोनाई विधि से ग्रहण सिद्धांत स्थिति की गणना की। आर्यभट्ट ने 10 गीति का सूत्र और आर्याष्ट शतक ग्रंथ की रचना की। आर्यभट्ट की कृति आर्यभट्टियम का 800 ईस्वी में जिज अल अर्ज बहार नाम से अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। सर्वप्रथम इन्होंने ही साइन और ज्या का खगोल में प्रयोग किया था। यानी इन्होंने साइन और ज्या का भी प्रयोग किया था। निशंक और पांडुरंग स्वामी लाट गुप्त युग के प्रकांड ज्योतिष थे। लॉट को सर्व सिद्धांत गुरु कहा गया है। ठीक है, हम आगे बात करते हैं वराह मिहिर की। हमने आर्यभट्ट पढ़ लिया है, अब हम बात करते हैं वराह मिहिर की। तो ये गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। वराहमिहिर अवंती उज्जैनी के निवासी थे, जबकि आर्यभट्ट पटना के थे। पटना कुसुमपुर से थे और वराहमिहिर कहाँ से थे? उज्जैनी से थे। ठीक है, हम आगे बात करें तो कपितक के ग्राम इनका वास स्थान था। वे धातु विज्ञान के पंडित थे। किसके विज्ञान के पंडित थे? धातु विज्ञान के पंडित। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी बृहत संहिता, जो हम काल याद कर चुके हैं। इसमें उन्होंने ज्योतिष और वनस्पति विज्ञान का विवेचन किया। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां जैसे पंच सिद्धांतिका, वृत्त जातक, लघु जातक, योग यात्रा और योग माया है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी है पंच सिद्धांतिका, इनका प्रमुख ग्रंथ है। इस ग्रंथ में हमें 5 सिद्धांतों यानी पंच सिद्धांतिका से हमें नाम से पता चलता है कि इसमें 5 सिद्धांत हैं। इसमें कौन से सिद्धांत हैं तो हम देखें और कौन सा सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। तो 1 नंबर है पैतामह, वासिष्ठ, रोमक, पोलिस और शौर्य। शौर्य यानी सूर्य इन पांचों से जो है वो सबसे प्रसिद्ध है। यानी 5 सिद्धांतों में सबसे जो इम्पोर्टेंट सिद्धांत है वो किसका है? सूर्य सिद्धांत सर्वाधिक प्रसिद्ध माना। तो हम इनको 5 सिद्धांतों को ट्रिक से याद करेंगे। तो हम याद करेंगे सूर्य, कि सूर्य के पोलिस के आगे, सूर्य की पोलिस के आगे जो पितामह है, जो पितामह है, उनके जो रोम हैं वो क्या दिखते हैं? वरिष्ठ दिखते हैं। क्या दिखते हैं? वशिष्ठ को हम क्या याद करेंगे? वरिष्ठ याद करेंगे। और रोमक को हम रोम याद करेंगे। और पितामह को हम पितामह याद करेंगे। पितामह यानी दादाजी। और पोलिश को हम पोलिश याद करेंगे। और सूर्य, सूर्य हो गया कि सूर्य की पोलिश के आगे पितामह के रोम वरिष्ठ दिखते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे ये ट्रिक हम 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो हमें अच्छे से याद हो जाएगी। तो ये थे 5 सिद्धांत, जिसमें सूर्य सिद्धांत सबसे श्रेष्ठ है। फिर सर्वप्रथम इसके टीकाकार बटोत्पल ने इसे पंच सिद्धांति का नाम दिया। वराहमिहिर के पुत्र ने पूरा पंचाशिका नामक फलित ज्योतिष का ग्रंथ लिखा था। वराहमिहिर ने वर्गमूल और घनमूल निकालने की पद्धति खगोल विज्ञान की विस्तृत, यानी वर्गमूल और घनमूल किसने दिया था? वराहमिहिर। वराह से, वराह में पहला क्या आता है? वह आता है। और वर्गमूल में भी क्या आता है? वह आता है। तो ऐसे हम याद करेंगे कि वराहमिहिर ने वर्गमूल और घनमूल सिद्धांत दिया था। फिर आगे है भास्कर प्रथम। इन्होंने
जो भाष्य नामक ग्रंथ आर्यभट्ट के ग्रंथों दशगीति का सूत्र और आर्याष्टी शतक पर टीका लिखी थी। यानी भास्कर प्रथम ने जो आर्यभट्ट के ग्रंथ थे दशगीतिका और आर्याष्ट उस पर टीका लिखी थी भास्कर प्रथम ने। हम बात करते हैं आगे ब्रह्मगुप्त की। तो 598 में राजस्थान की भीनमाल में ब्रह्मगुप्त का जन्म हुआ था। यानी जो भीनमाल है वहां पे ब्रह्मगुप्त का जन्म हुआ था। अ, राजस्थान में ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध नक्षत्र वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। ठीक है ना। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ब्रह्मगुप्त ने क्या किया था? गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर दी थी। यानी न्यूटन ने तो बाद में सिद्धांत दिया था, लेकिन इसकी पहले कल्पना किसने कर दी थी? ब्रह्मगुप्त ने कर दी थी। अरबों में ज्योतिष के प्रचार का श्रेय ब्रह्मगुप्त को ही जाता है। ठीक है। यानी जो अरब क्षेत्र है वहां पे जो ज्योतिष का जो प्रचार किया वो ब्रह्मगुप्त ने ही किया था। ब्रह्मगुप्त ने पृथ्वी की परिधि 500 योजन बताई। इन्होंने वृत्तीय व चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत दिया। ठीक है ना। और ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत खंड काव्य की रचना की। इनका अरबी अनुवाद अल फजारी और अल बरूनी ने किया था। ब्रह्मगुप्त पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने वक्रीय चतुष्कोण का क्षेत्रफल निकालने की विधि बताई। परिमेय भुजाओं वाले चक्रीय चतुष्कोण को विश्लेषित किया। तो हम इसके सिद्धांत को ऐसे याद करें, ठीक है ना, कि हम कोई ब्राह्मण के पास जाते हैं तो वो ऐसे बना के चतुर्भुज जैसा कुछ बना के यहाँ पे जो ज्योतिष वगैरह देखता है, यहाँ पे नंबर वगैरह लिखवा के देखता है। तो हम ऐसे याद कर लेंगे कि ये क्या थे? नक्षत्र देखने वाले थे। ठीक है ना। और पृथ्वी की परिधि भी ये देखते थे, ज्योतिष देखते होंगे तो। ठीक है ना। ग्रह वगैरह चेक करेंगे। ब्रह्म सिद्धांत खंड काव्य दिया था। और इन्होंने चक्रीय चतुष्कोण, यानी ये क्या है? चक्रीय चतुष्कोण मान लेते हैं हम। और भुजाओं वाले एक चक्रीय चतुष्कोण को विश्लेषित किया। फिर हम बात करते हैं चिकित्सा शास्त्र में गुप्त काल में क्या हुआ था। आयुर्वेद। आयुर्वेद का इस काल में अत्यधिक विकास हुआ। इसी समय रस चिकित्सा का प्रारंभ हुआ था। चरक व सुश्रुत इस काल के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। शिष्टांग संग्रह सुश्रुत संहिता जो सुश्रुत की थी, चरक संहिता चरक की थी, आदि इस काल के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। यानी इनके ग्रंथ तो इनके नाम पे ही डिपेंड है। यानी चरक से चरक संहिता, सुश्रुत से सुश्रुत संहिता। और सुश्रुत का जो शिष्य था वो कौन था? वाग्भट था। वो भी किसमें था? गुप्त काल में था। तो ये ऐसे ऐसे विद्वान लोग थे गुप्त काल में। फिर हम बात करते हैं सुश्रुत की। तो गुप्त युगीन शल्य चिकित्सक थे, यानी सर्जरी विभाग के डॉक्टर थे ये शल्य चिकित्सक, चीरफाड़ वाले। इनकी पुस्तक सुश्रुत संहिता के उपदेष्टा धन्वंतरी हैं। इसमें शल्य क्रिया के प्रयुक्त होने वाले 121 उपकरणों का, यानी औजार बताएं कि इनसे क्या होती है? सर्जरी होती है। मोतियाबिंद, पथरी, टांका लगाने की विधि, स्व विच्छेदन, नाक कान की सर्जरी आदि लगभग अनेक शल्य चिकित्सा का उल्लेख सुश्रुत ने किया था। इन्होंने सुइयों या पट्टी बांधने की विधियों का भी उल्लेख किया। ये हम पहले सुश्रुत संहिता की ये हम फोटो भी देख चुके हैं पहले, जिसमें जो ये सुश्रुत है वो कोई सी आंख का ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है। तो हम बात करते हैं धन्वंतरी की। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आयुर्वेद का विद्वान और चिकित्सक धन्वंतरी था। ठीक है ना। ये आयुर्वेद के ज्ञाता थे। हम बात करते हैं आगे वाग्भट की। चिकित्सा क्षेत्र में वाग्भट ने आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ, यानी इनका एक इम्पोर्टेंट ग्रंथ है ये अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय में जो आयुर्वेद के 8 भाग दिए गए हैं, जिसमें चिकित्सा, आंख कान नाक मुंह गला के रोगों का विज्ञान बताया गया है। सर्जरी बताई गई है, सर्जरी की परिभाषा बताई गई है कैसे होती है। विश्व विज्ञान बताया गया है। मनोचिकित्सा के बारे में बताया गया है। बाल चिकित्सा के बारे में बताया गया है। कायाकल्प के बारे में बताया गया है। इस प्रकार से अष्टांग हृदय में 8 नियम बताए गए हैं। अब वाग्भट का जन्म 6ठी शताब्दी में सिंध पाकिस्तान में हुआ था। तो बाला में प्रसंग में वाग्भट ने बाल रोगों के निदान और चिकित्सा का विवेचन किया था। यानी बच्चों के रोगों का निवारण किया था इन्होंने, जो पूर्वी तुर्किस्तान की कूचा नामक स्थान पर 1890 ईस्वी में प्राप्त हुई। इसमें अनेक विद्वान आयुर्वेदाचार्यों के नुस्खों का भी वर्णन है। यानी वाग्भट के जो नुस्खे हैं वो हम दैनिक जीवन में अपना लें तो कोई रोग नहीं होता है, ये बात बोलते हैं वाग्भट के बारे में। फिर नवनीतकम इस युग की प्रसिद्ध चिकित्सा पुस्तक है। पाल कंपे ने हस्त्यायुर्वेद नामक ग्रंथ की रचना की, जो हाथियों की चिकित्सा से संबंधित है। किसने? पॉल काम्पे ने। ठीक है ना। और हस्त्यायुर्वेद से हम याद करेंगे कि ये हाथियों से संबंधित है और हाथी को देखकर क्या हो जाते हैं? लोग कांप जाते हैं। ठीक है ना। तो पॉल काम्पे ने हाथियों की चिकित्सा के बारे में लिखा था। ठीक है। फिर घोड़े के उपचार के लिए शालिहोत्र ऋषि ने अश्वशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा था। घोड़े के उपचार के लिए किसने लिखा था? शालिहोत्र ऋषि ने। आगे बात करते हैं रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र में विशेष योगदान दिया था
नागार्जुन ने, हम पढ़ते हैं, अणु सिद्धांत का प्रतिपादन गुप्त युग में हुआ और नागार्जुन धातु व रसायन विज्ञान के ज्ञाता थे। इन्होंने चांदी, सोना आदि खनिज पदार्थों के रासायनिक प्रयोगों से रोगों के निवारण को प्रमाणित किया और पारद का आविष्कार किया। उस समय रसायन क्रियाओं से धातु पिघलाने डालने की तकनीकी थी। विभिन्न धातुओं के मिश्रण की तकनीक से इस युग के वैज्ञानिक परिचित थे। इसका उदाहरण है मेहरुली का लोह स्तंभ लेख, जिसको अभी तक जंग नहीं लगा है, ठीक है ना? तो उन लोगों को पता था कि कैसे क्या मिश्रण बनाना है, ठीक है ना, जो खराब नहीं हो। मेहरौली का लोह स्तंभ और भागलपुर जिले से प्राप्त 7.5 फीट ऊंची बुद्ध की मूर्ति इस काल की धातु विज्ञान की उन्नति से परिचायक है, कि इन लोगों को सब पता था, ठीक है ना। अन्य कलाएं जैसे गुप्त काल में संगीत, नृत्य, अभिनय कला का विकास हुआ। समुद्रगुप्त को संगीत कला का ज्ञाता माना जाता है। इनके प्राप्त सिक्कों पर इन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। वात्स्यायन ने संगीत का ज्ञान प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक माना है। यानी वात्स्यायन बोलते थे कि प्रत्येक सदस्य को संगीत का ज्ञान होना चाहिए। मालविकाग्निमित्रम से ज्ञात होता है कि नगरों में संगीत की शिक्षा के लिए कला भवन होते थे। मालविकाग्निमित्रम में गणदास को संगीत नृत्य का आचार्य बताया गया है। नाटकों के अभिनय को उच्च कला माना गया है। नाट्यशालाओं के लिए प्रेक्षागृह और रंगशाला शब्द मिलते हैं। हम एक बार फिर इनके चित्र देख लेते हैं। तो ये वराहमिर थे, जिन्होंने ये खगोल के बारे में बताया, और ये आर्यभट्ट थे, और ये ब्रह्मगुप्त दीनमाल वाले, और ये सुश्रुत संहिता में जिसमें ऑपरेशन किया जा रहा है सुश्रुत द्वारा, ये महर्षि चरक थे, ये वाग्भट थे, और ये था अष्टांग हृदय, जिसमें आयुर्वेद के 8 नियम बताए गए हैं दैनिक जीवन में काम आने वाले। और ये नागार्जुन थे, जो यहाँ पे ये रसायन की बोतलें वगैरह दिखाई गई है कि रसायन विज्ञान और सुपर धातु शोधन के जादूगर हैं ये नागार्जुन। अब हम बात करेंगे जो लक्ष्य बुक में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं इन टॉपिकों के, यानी गुप्त साम्राज्य के, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो तीसरी शताब्दी में भारत में कौन सी नए राजवंश का उदय हुआ था? यानी तीसरी शताब्दी में कौन से राजवंश आए थे? तो पश्चिमी भाग में नाग शक्ति, दक्कन में वाकाटक, पूर्वी भारत में गुप्त वंश, या फिर उपरोक्त तीनों का। तो इसमें उत्तर दिया हुआ है कि उपरोक्त तीनों जो थे, यानी पश्चिमी भाग में नाग शक्ति थी, नाग वंश था, दक्षिण में वाकाटक वंश था, और पूर्वी भारत में गुप्त वंश था। यानी ये तीसरी शताब्दी के समकालीन जो है वो राजवंश हैं। आगे हम बात करते हैं, अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर गुप्तों का आदि पुरुष किसे माना जाता है? श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, और 4 नंबर है समुद्रगुप्त। तो इसमें श्रीगुप्त इसका उत्तर आएगा, क्योंकि श्रीगुप्त ही सबसे पहला शासक था। गुप्तों का आदि पुरुष कहते हैं श्रीगुप्त को। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सा नया संवत चलाया था? शक संवत, विक्रम संवत, गुप्त संवत, या फिर उपरोक्त सभी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था गुप्त संवत। हम बात करते हैं आगे, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह संबंध किसने स्थापित किया था? तो श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, और चंद्रगुप्त द्वितीय। इसमें 3 नंबर आता है चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, और जो समुद्रगुप्त की माता थी। फिर आगे है, समुद्रगुप्त की सामरिक विजयों के संदर्भ में मुख्य स्रोत है मंदसौर प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, ग्वालियर प्रशस्ति, और उपरोक्त सभी। इसमें आंसर है प्रयाग प्रशस्ति, हरिशरण द्वारा लिखी गई थी। इसमें समुद्रगुप्त के सभी युद्धों की जानकारी मिलती है, कि जो उत्तर में आर्यवर्त को हराया था, दक्षिण में इन्होंने जो जो भी नीतियां चलाई थी, ठीक है। तो इसके बारे में जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? ये तो हमने अभी याद ही कर लिया, हरिशरण। किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त की वीरता पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन कहना पसंद किया था? जॉन मार्शल, मार्टिन व्हीलर, विंसेंट स्मिथ, और अर्नेस्ट मैकी। तो इसमें उत्तर आता है विंसेंट स्मिथ। स्मिथ को हमने थम्सी से याद किया था कि ये नहीं थमने वाला। तो स्मिथ ने क्या कहा था? थम स्मिथ का हमने उल्टा लिया था, थम्सी, ठीक है ना। तो यानी जो समुद्रगुप्त है वो थमने वाला नहीं है, हमने ऐसे याद किया था, यानी भारतीय नेपोलियन। समुद्रगुप्त ने किस प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी की? गुरुड़ प्रकार व धनुर्धारी प्रकार, परशु प्रकार, अश्वमेध प्रकार, व्याघ्रहंता, वीणा वादन, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसमें आंसर 4 आएगा कि उपरोक्त सभी प्रकार की। समुद्रगुप्त ने गुरुड़ और धनुर्धारी, परशु और अश्वमेध, व्याघ्रहंता और वीणा वादन। हमने इनको ट्रिक से याद किया था कि समुद्रगुप्त की जो 3 तो है ना, वो एक तो गरुड़ हो गया, यानी 2 इसमें 3 पशुओं के नाम आते हैं। परशु को हमने क्या याद किया कि 3 इसमें क्या आते हैं? पशु आते हैं। कौन से आते हैं? एक तो गरुड़ हो गया, एक अश्व हो गया, और एक व्याघ्र हो गया। हमने वीणा वादन हमें नॉर्मली याद रह जाता है कि वीणा वीणा बजाते हुए इसका दिखाया गया है मुद्राओं के ऊपर, और दूसरा धनुर्धारी यानी धनुष धारण किए हुए भी, ठीक है।
फिर है चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख उसके किस लेख में मिलता है? जैसे समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का कहाँ मिलता है? एक तो आता है प्रयाग स्तंभ लेख, उदयगिरि गुहा अभिलेख और भित्री स्तंभ लेख और विलसड अभिलेख। तो इसमें उत्तर आएगा उदयगिरि गुहा अभिलेख, जो कहाँ पे है? विदिशा में है। हमने याद किया था कि उदय क्या होता है? चंद्र होता है। उदय क्या होता है? चंद्र होता है। और कौन सी दिशा में होता है? उससे हमने याद किया था विदिशा में। ठीक है। फिर आगे हम बात करें कि चंद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की कौन सी 2 राजधानी बनाई थी? प्रयाग कौशाम्बी, नालंदा मंदसौर, पाटलिपुत्र उज्जैनी या फिर तिगवा ग्वालियर। इसमें 3 नंबर ऑप्शन है, पाटलिपुत्र और उज्जैनी को इसने राजधानी बनाया था चंद्रगुप्त ने। महान बौद्ध विद्वान में भिक्षु वसुबंधु को किसके दरबार में संरक्षण था? यानी वसुबंधु किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त। तो ये था समुद्रगुप्त के दरबार में था वसुबंधु। आगे हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अग्रगण्य कौन था? यानी माना चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 नवरत्न थे, लेकिन उसमें सबसे अग्रगण्य कौन था? कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरि या फिर शांकरक। तो उसमें अग्रगण्य कौन था? कालिदास था। किस शासन के काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। हमने ये अच्छे से याद किया था कि कुमार होते हैं राजाओं के, वो कहाँ जाते हैं? विश्वविद्यालयों में जाते हैं। तो कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय। 466 ईस्वी में चीनी सम्राट शांग के दरबार में राजदूत भेजकर किस गुप्त सम्राट ने सुदूर चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रगाढ़ किया था? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और पुष्यगुप्त। तो वो था स्कंदगुप्त। यानी स्कंदगुप्त ने जो है वो चीन के दरबार में अपना एक राजदूत भेजा था, ठीक है, और मैत्रीपूर्ण संबंध बढ़ाए थे। तो वो कौन था? स्कंदगुप्त। गुप्तों के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था? अयोग्य उत्तराधिकारी, कमजोर आर्थिक स्थिति, हुणों का आक्रमण या फिर उपयुक्त वन और थर्ड। ठीक है ना? तो इसमें 1 और 3 आएगा। एक तो था अयोग्य उत्तराधिकारी और दूसरा था हुणों ने आक्रमण किया था। हुणों ने आक्रमण स्कंदगुप्त के काल में किया था। तो ये गुप्त साम्राज्य है वो कमजोर होता गया था। ठीक है ना? लेकिन इसकी आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं थी गुप्त साम्राज्य की। सिर्फ 2 ही कारण थे, अयोग्य उत्तराधिकारी और हुणों के आक्रमण। फिर आता है सोने के सिक्कों को गुप्त काल में कहा जाता था कौड़ियां, शतमान, दिनार या फिर कृष्णान। तो ये कहा जाता था, दिनार कहा जाता था सोने के सिक्कों को। फिर गुप्त राजाओं ने कौन से धर्म को राजश्री प्रदान किया था? शैव, वैष्णव, जैन और बौद्ध। सबसे ज्यादा ये वैष्णव धर्मावलंबी थे। आगे हम देखेंगे कि मेहरौली के लोह स्तंभ में शासक का कौन से शासक का नाम है? तो अशोक, बिंबिसार, चंद्र और हर्ष। तो ये चंद्रगुप्त का नाम है मेहरौली के स्तंभ लेख में। अजंता की चित्रकला किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हमने बहुत अच्छे से याद किया था कि बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता की जो चित्रकला है वो। बोधिसत्व पद्म पाणी का चित्र अजंता की किस नंबर की गुफा में है? तो हमने जो करुण जो चेहरा था वो देखा था, जो बोधिसत्व पद्म पाणी का था वो था 1 नंबर में। ठीक है ना? 1 नंबर गुफा में बोधिसत्व पद्म पाणी का चित्र था। उत्कृष्ट कृति जिसे सामान्यतः मरती हुई राजकुमारी या फिर मरणासन राजकुमारी से जाना जाता है, अजंता की किस गुफा नंबर में थी? 17 में, 16 में, 2 में या फिर 16 में। तो हमने याद किया था कि 16 वर्ष की राजकुमारी, ठीक है ना, बाल्य उम्र की राजकुमारी मरणासन अवस्था में थी अजंता की गुफाओं में। फिर हम आगे बात करते हैं कि चट्टानों को काट कर बनाए गए बाघ गुफा मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में किस नदी के तट पे है? तो बगोरा, बाघिनी, कावेरी और नर्मदा। तो इसमें 2 नंबर है बाघिनी, जिसको हमने ट्रिक से याद किया था कि बाघ की गुफाएं, बाघ की दांतों की धार होती है वो क्या होती है? बहुत तेज होती है, चीर फाड़ देता है। तो धार जिले में थी। ठीक है ना? और बाघ की वाइफ को हम क्या कहते हैं? बाघिनी। तो बाघिनी नदी के किनारे थी। आगे है बाघ में कुल कितने गुफा मंदिर हैं? तो बाघ में 9, 6, 8 और 10। तो इसमें से ऑप्शन आ जाएगा 9। हमने इसको ऐसे याद किया था कि अजंता में कितने थे? 29 थे। हमने 20 को निकाल दिया था तो बाघ में कितने बचे? 9 बचे थे। तो 9 गुफा मंदिर थे। फिर है बाघ की गुफा चित्रों का सर्वप्रथम परिचय 1818 में निम्नलिखित किस विद्वान के द्वारा पत्रिका के माध्यम से किया गया? लेफ्टिनेंट डेजनफील्ड, डॉक्टर एमपी, कर्नल सीई ल्यूवर्ड और एरिक्सन। तो हमने याद किया था कि बाघ क्या होता है? बहुत ज्यादा डेंजर होता है। ठीक है ना? तो इसका वर्णन भी किसने किया था? लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने याद किया कराया था। इसमें से जो भी क्वेश्चन है वो हमने ट्रिक से याद किए हुए हैं सारे। फिर आगे है निम्नलिखित में से कौन से कथन ब्राह्मीर के पैतामह सिद्धांत के विषय में असत्य है? यानी पंच सिद्धांतिका में एक सिद्धांत आता था पैतामह सिद्धांत, तो उसमें क्या है? यह सिद्धांत पंच सिद्धांतिका के 5 सिद्धांतों में सर्वाधिक परिशुद्ध और अचूक है? नहीं,
ये सर्वाधिक और अचूक नहीं, सूर्य सूर्य का सिद्धांत है वो सर्वाधिक परिशुद्ध है। तो 1 नंबर तो यही गलत हो गया। फिर आगे वाले तीनों सही होंगे, यानी ये 5 छंदों में विभक्त हुआ। पहले छंद में सभी खगोलीय असर सम्मिलित हैं। इसमें चंद्रमास तिथियों की गणना वेदांग ज्योतिष की तरह ही की गई है। आगे वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें ये ऑप्शन सम्मिलित करने हैं। तो वेदांग सूत्र, वैशेषिक सूत्र, योग सूत्र, पूर्व मीमांसा, इधर जैमिनी है, पतंजलि है, बादरायण है और कदांत है। तो हमने वेदांत सूत्र हम किससे मिलाएंगे? वेदांत सूत्र हम मिलाएंगे बादरायण से, क्योंकि हमने याद किया था कि वेदों के अंत के बाद, ठीक है ना, वेदों के बाद में यानी वेदों के अंत में, तो वेदों के बाद में यानी बादरायण, ठीक है ना, हमने ऐसे याद किया था। वैशेषिक सूत्र, विशेष विशेष क्या होते हैं? कण विशेष होते हैं, ठीक है ना। तो कणाद ने योग सूत्र हमने किससे याद किया था? पतंजलि से याद किया था कि पतंजलि वाले बाबा क्या करते हैं? योग करते हैं। पूर्व मीमांसा, इसमें लास्ट में आता है माशा, और माशा क्या करती है? जन्म देने का काम करती है। तो पूर्व मीमांसा किसका है? जेमिनी का है। इस प्रकार से इसके ऑप्शन है वो 3 नंबर इसमें मिलान होता है। फिर आगे जो बुक्स आती हैं वो भी हमने ट्रिक से याद की थी। तो देखते हैं विशाख दत्त। विशाख दत्त यानी हमने विशाख दत्त को शाक से याद किया था, और शाक पे कौन बैठा था? एक राक्षस बैठा था, देवी चंद्रगुप्तम बैठा था, ठीक है ना, और चंद्रगोमिन भी बैठा था, वीर चंद्रगुप्त भी बैठा था। आगे आता है शूद्रक, ठीक है ना। तो शूद्रक गुप्त काल में क्या काम करते थे? मृच्छकटिकम यानी मूंछ काटने का काम करते थे। ये हमने ट्रिक से याद किए थे सभी बुक्स, ठीक है ना। तो शूद्रक, मृच्छकटिकम, फिर कालिदास थे। कालिदास का कौन सा आएगा? मालवी का अग्निमित्रम, और भास का कौन सा आएगा? शोपन वाष्पदात। हमने ट्रिक याद किया था कि शोपन में क्या हो गया? आभास हो गया, ठीक है ना। तो ये हमने सभी जो रचनाएं हैं गुप्त काल की वो बहुत अच्छे से याद किए हुए हैं पिछले वीडियो में। तो वो वीडियो देखने से पहले कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब वो अगर वीडियो देख ली जाए तो बहुत अच्छे से हम सोल्व कर सकते हैं सभी क्वेश्चन। तो हमने ये लक्ष्य बुक से गुप्त काल को कंप्लीट कर लिया है। गुप्त काल के साहित्य, कला और वास्तुकला का विकास सभी टोटल पढ़ लिया है। अब हम आगे बात करेंगे, आगे वाले वीडियो में मुगल काल शुरू करेंगे, और वही वो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम जो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में दिए हुए हैं। अन्यथा हम नहीं पढ़ रहे हैं, वो छोड़ रहे हैं, जो भी पैटर्न छोड़ रहे हैं वो इसमें नहीं आया, फर्स्ट ग्रेड में नहीं आएगा, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, आप लास्ट तक बने रहिए करें वीडियो में। जय हिंद।